हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट चार्ल्स लैम्ब की लिखी एक फेमस एसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ओल्ड चाइना। सबसे पहले हम द पोएट चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स लैम्ब अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार थे। वे एलिया नाम से निबंध लिखते थे। उनके निबंध आत्मकथात्मक, भावुक, स्मृतिपरक और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। ओल्ड चाइना उनका अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है जिसमें वे पुराने चाइना बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बहाने स्मृति, गरीबी, पारिवारिक जीवन, सादगी और मानव मूल्यों पर गहरी टिप्पणी करते हैं। अब हम ओल्ड चाइना टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ओल्ड चाइना का अर्थ है पुराने चाइना के बर्तन जैसे कप, प्लेट, तस्तरियां आदि। ओल्ड चाइना केवल एक वस्तु का नाम नहीं है, ये अतीत की स्मृतियों, पुराने समय की सादगी, सीमित साधनों में सुख और पारिवारिक आत्मीयता का प्रतीक है। यह शीर्षक हमें बताता है कि निबंध का केंद्र भौतिक वस्तु नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं और स्मृतियां हैं। अब हम इस एसे की सामरी के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स लैम्ब का प्रसिद्ध निबंध ओल्ड चाइना पुराने चाइना बर्तनों के प्रति लेखक के गहरे प्रेम और उनसे जुड़ी स्मृतियों का भावपूर्ण चित्रण है। लेखक स्वीकार करता है कि उसे पुराने नीले चाइना बर्तनों से विशेष लगाव है। जब भी वह किसी बड़े घर में जाता है तो सबसे पहले चाइना क्लोसेट देखने की इच्छा रखता है। इसके अनुसार मनुष्य की कुछ रुचियां बचपन से ही मन में बस जाती है और जीवन भर बनी रहती है। लैम्ब पुराने चाइना बर्तनों पर बने विचित्र और कल्पनापूर्ण चित्रों का वर्णन करता है। ये चित्र वास्तविक नियमों से मुक्त होते हैं, फिर भी लेखक को अत्यंत प्रिय लगते हैं क्योंकि वे उससे बचपन और पुराने समय की याद दिलाते हैं। इन बर्तनों के माध्यम से वह अपने अतीत की दुनिया में लौट जाता है। निबंध में ब्रिजेट, जो लेखक की बहन मैरी लैम्ब का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। ब्रिजेट व्यवहारिक और भविष्य के प्रति चिंतित है जबकि लेखक वर्तमान के सुखों में विश्वास करता है। दोनों के बीच संवाद से यह स्पष्ट होता है कि लेखक जीवन के छोटे छोटे आनंदों को महत्व देता है, भले ही भविष्य अनिश्चित क्यों न हो। लेखक अपने गरीबी के दिनों को भी याद करता है जब वे साधारण बर्तनों में चाय पीते थे। वे मानते हैं कि उन कठिन दिनों ने उन्हें सादगी और संतोष का मूल्य सिखाया। अंततः ये निबंध ये संदेश देता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि स्मृतियों, सादगी और मानवीय संबंधों में निहित होता है। पुराने चाइना बर्तन अतीत, भावनाओं और सरल जीवन के प्रतीक है। अब हम इस एसे को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। I have an almost feminine partiality for old China. When I go to see any great house, I inquire for the china closet and next for the picture gallery. I cannot defend the order of preference but by saying that we have all some taste or other of too ancient a date to admit of our remembering distinctly that it was an acquired one. I can call to mind the first play and the first exhibition that I was taken to, but I am not conscious of a time when china jars and saucers were introduced into my imagination. लेखक कहता है कि उससे पुराने चाइना बर्तन जैसे जार, प्याले, तस्तरियां बहुत पसंद है। जब वह किसी बड़े और प्रसिद्ध घर को देखने जाता है तो सबसे पहले वह वहां के चाइना बर्तनों के संग्रह के बारे में पूछता है और उसके बाद चित्रों की दीर्घा देखने की इच्छा करता है। वह यह नहीं बता सकता कि उसकी पसंद का ये क्रम सही क्यों है। वह केवल इतना कह सकता है कि हम सभी के भीतर कोई ना कोई ऐसा स्वाद होता है जो इतना पुराना होता है कि हमें यह याद नहीं रहता कि वह हमें कब और कैसे मिला। लेखक कहता है कि उसे याद है कि वह पहली बार नाटक देखने या किसी प्रदर्शनी में कब गया था, लेकिन उसे ऐसा कोई समय याद नहीं आता जब चाइना बर्तनों के प्रति उसका आकर्षण पहली बार उसके मन में पैदा हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि यह पसंद उसके भीतर बहुत स्वाभाविक और बचपन से ही मौजूद रही है। I had no repugnance then, why should I now have to those little lawless azure tinctured grotesques that under the notion of men and women float about uncircumscribed by any element in that world before perspective a china teacup। यहाँ लेखक कहता है कि पहले उसे इन चीजों से कोई अरुचि नहीं थी तो अब क्यों होनी चाहिए। वह चाइना चाय के कप पर बने नील रंग के छोटे छोटे अजीब और नियमों से मुक्त चित्रों की बात कर रहा है। यह चित्र पुरुषों और स्त्रियों जैसे लगते हैं लेकिन वे किसी वास्तविक दुनिया के नियमों में बंधे नहीं होते। ये आकृतियां ऐसे दिखाई देती है जैसे वे किसी हवा या पानी में तैर रही हो और उन्हें आकार, दूरी या गहराई का कोई नियम बांधता नहीं। यह एक ऐसी कल्पनात्मक दुनिया है जो आधुनिक चित्रकला के नियमों से पहले की है और जो एक चीनी चाय के कप पर बनी हुई है।
I like to see my old friends whom distance cannot diminish figuring up in the air, so they appear to our optics, yet on terra firma still. For so we must in courtesy interpret that speak of deeper blow, which the decorous artist to prevent absurdity has made to spring up beneath their sandals। यहाँ लेखक कहता है कि उसे अपने उन पुराने मित्रों को देखकर अच्छा लगता है जिनका आकर्षण दूरी से भी कम नहीं होता। चाइना कप पर बनी ये आकृतियाँ हवा में तैरती हुई सी लगती है, ऐसा हमारी आंखों को दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वे जमीन पर ही खड़ी मानी जानी चाहिए। इस कारण कलाकार ने शिष्टता से उनके पैरों के नीचे गहरे नीले रंग का एक छोटा सा धब्बा बना दिया है, ताकि यह अटपटा न लगे और ये समझा जा सके कि वे जमीन पर खड़े हैं। I love the men with women's faces and the women if possible with still more womanish expression। यहाँ लेखक कहता है कि उसे उन पुरुष आकृतियों से बहुत लगाव है जिनके चेहरे स्त्रियों जैसे कोमल और सौम्य होते हैं, और उन स्त्री आकृतियों से तो और भी अधिक जिनके हाव भाव और चेहरे और ज्यादा स्त्रीण दिखाई देते हैं। Here is a young and courtly mandarin handing tea to a lady from a salver 2 miles off. See how distance seems to set up respect, and here the same lady or another for likeness is identity on teacups is stepping into a little fairy boat moored on the hither side of this calm garden river with a dainty mincing foot which in a right angle of incidence as angles go in our world must infallibly land her in the midst of a flowery mead a furlong off on the other side of the same strange stream। यहाँ लेखक एक चाइना चाय के कप पर बनी तस्वीर का वर्णन करता है। वह कहता है कि यहाँ एक युवा और शिष्ट मंदारिन चाइना दरबारी व्यक्ति है जो बहुत दूर से मानो 2 मील की दूरी से एक महिला को तस्तरी में रखकर चाय दे रहा है। दूरी मानो सम्मान को और बढ़ा देती है। फिर वह उसी महिला या शायद कोई दूसरी, क्योंकि चाय के कपों पर एक जैसी आकृतियां ही पहचान बन जाती है। फिर वह उसी महिला को एक छोटी सी परी जैसी नाव में कदम रखते हुए दिखता है। यह नाव शांत बगीचे की नदी के इस किनारे बंधी है। वह महिला बड़े नाजुक और छोटे कदम से नाव में उतर रही है, लेकिन हमारे संसार के नियमों के अनुसार यदि वह उसी दिशा में कदम रखे तो वह निश्चित ही उस नदी के दूसरे किनारे बहुत दूर स्थित फूलों से भरे मैदान के बीच पहुंच जाएगी। लेखक इस तरह चाय की कप की चित्रकारी की कल्पनात्मक और नियमों से मुक्त दुनिया पर हल्के व्यंग्य और आनंद के साथ टिप्पणी करता है। फर्दर ऑन इफ फर और नियर कैन बी प्रोडिकेटेड ऑफ देयर वर्ल्ड सी हॉर्सेस ट्रीज पेगोडास डांसिंग द हेज। लेखक यहाँ कहता है कि उस चित्रों की दुनिया में दूर या पास कहना भी ठीक से संभव नहीं है, फिर भी आगे बढ़कर हमें घोड़े, पेड़, चाइना मंदिर और नाचते हुए लोग दिखाई देते हैं। अर्थ यह है कि चाइना कप पर बनी यह दुनिया बहुत कल्पनात्मक है, जहां दूरी और स्थान के सामान्य नियम लागू नहीं होते और सब कुछ एक साथ जीवंत और गतिमान से प्रतीत होता है। Here a cow and rabbit couchant and co-extensive saw objects saw seen through the lucid atmosphere of fine Cathay। यहाँ लेखक कहता है कि चाइना कप की उस साफ और उजली दुनिया में एक गाय और एक खरगोश साथ साथ लेटे हुए दिखाई देते हैं। वहाँ देखने पर दोनों आकार में लगभग एक जैसे लगते हैं। ऐसा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि उस कल्पनात्मक और स्वच्छ चाइना वातावरण में वस्तुएं वास्तविक संसार के आकार और दूरी के नियमों के अनुसार नहीं दिखाई देती। I was pointing out to my cousin last evening over our hyson which we are old-fashioned enough to drink unmixed still of an afternoon. Some of these spacious miracula upon set of extraordinary old blue china, a recent purchase which we were now for the first time using, and could not help remarking how favorable circumstance had been to us of late years that we could afford to please the eye, sometimes with trifles of this sort when a passing sentiment seemed to overshadow the brows of my companion। I am quick at detecting these summer clouds in Bridget। यह लेखक कहता है कि कल शाम वह अपनी कजिन ब्रिजेट को दोपहर में पी जाने वाली हाइसन चाय के साथ अपने हाल ही में खरीदे गए पुराने नीले चाइना बर्तनों पर बनी इन अद्भुत और सुंदर आकृतियों को दिखा रहा था। ये वही बर्तन थे जिन्हें वे पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे। वह यह भी कहे बिना नहीं रह सका कि पिछले कुछ वर्षों में परिस्थितियां उनके लिए कितनी अनुकूल रही है कि वे कभी कभी आंखों को सुख देने वाली ऐसी छोटी छोटी सुंदर चीजों का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि
उसके साथ बैठी ब्रिजेट के चेहरे पर अचानक एक हल्की उदासी छा गई। लेखक कहता है कि वह ब्रिजेट के चेहरे पर आने वाली इस तरह की क्षणिक उदासी को तुरंत पहचान लेता है। I wish the good old times would come again, she said, when we were not quite so rich. I do not mean that I want to be poor, but there was a middle state, so she was pleased to ramble on, in which I am sure we were a great deal happier. A purchase is but a purchase. Now that you have money enough and to spare, formerly it used to be triumph when we coveted a cheap luxury, and oh how much aid I had to get you to consent in those times. We were used to have a debate 2 or 3 days before and to weigh the for and against and think what we might spare it out of and what saving we could hit upon that should be an equivalent. A thing was worth buying then when we felt the money that we paid for it. यहाँ ब्रिजेट कहती है कि उसे पुराने अच्छे दिन फिर से आ जाएं जब वे इतने अधिक अमीर नहीं थे। वह यह नहीं कहना चाहती कि वह गरीब बनना चाहती है, बल्कि वह उस मध्यम स्थिति की बात कर रही है जिसमें वे सचमुच ज्यादा खुश थे। वह आगे कहती है कि अब किसी चीज को खरीदना बस एक साधारण खरीद बनकर रह गया है, क्योंकि अब उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी छोटी सी आरामदायक चीज को खरीदना भी एक जीत जैसा अनुभव होता था। जब वे किसी सस्ती सी विलासिता की इच्छा करते थे तो 2-3 दिन तक उस पर चर्चा करते थे। वे सोचते थे कि उसे खरीदने के पक्ष और विपक्ष क्या है, किस खर्च से पैसा बचाया जा सकता है और कौन सी बचत करके उसकी भरपाई की जा सकती है। ब्रिजेट कहती है कि पहले कोई चीज तभी खरीदने लायक लगती है जब उसे खरीदते समय खर्च किए गए पैसे का महसूस सचमुच होता है। Do you remember the brown suit which you made to hang upon you till all your friends cried shame upon you? It grew so threadbare, and all because of that folly of Beaumont and Fletcher which you dragged home late at night from Barker's in Covent Garden. Do you remember how we eyed it for weeks before we could make up our minds to the purchase and had not come to a determination till it was near 10 o'clock of Saturday night when you set up from Islington, fearing you should be too late, and when the old bookseller with some grumbling opened his shop, and by the twinkle taper, for he was setting bedwards, lighted out the relic from his dusty treasures, and when you lugged it home, wishing it were twice as cumbersome, and when you presented it to me, and when we were exploring the perfectness of it, collecting you called it, and while I was repairing some of the lost leaves with paste, which your impatience would not suffer to be left till day break, was there no pleasure in being a poor man? Or can those neat black clothes which you wear now and are so careful to keep brushed since we have become rich and finical give you half the honest vanity with which you flaunted it about in that overrun suit your old curfew for 4 or 5 weeks longer than you should have done? To pacify your conscience for the mighty sum of 15 or 16 shillings, was it a great affair we thought it then which you had lavished on the old folio? Now you can afford to buy any book that pleases you, but I do not see that you ever bring me home any nice old purchase now. ब्रिजेट, जो लेखक का बहन मैरीलैम, अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए लेखक से कहती है, क्या तुम्हें वह भूरा कोट याद है जिसे तुम तब तक पहनते रहे जब तक तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हें उस पर शर्म करने को कहने लगे, क्योंकि वह बहुत घिस चुका था। तुमने वह कोट इसलिए नहीं बदला था क्योंकि तुमने ब्यूमोंट और फ्लेचर की एक मोटी पुरानी किताब खरीद ली थी जिसे तुम देर रात कोवेंट गार्डन के बार्कर की दुकान से घसीटते हुए घर लाए थे। वह याद दिलाती है कि उस किताब को खरीदने से पहले वे कई हफ्तों तक उसे देखते रहे थे लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार शनिवार रात करीब 10 बजे तुम इस्लिंगटन से जल्दी निकल पड़े, ये डरते हुए कि कहीं देर न हो जाए। बूढ़े किताब वाले ने बड़बड़ाते हुए दुकान खोली और सोने की तैयारी में था, इसलिए एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में उसने धूल भरे ढेर से वह पुरानी किताब निकाल कर दी। जब तुम उसे घर लाए तो चाह रहे थे कि वह और भी भारी हो, और जब तुमने वह किताब मुझे दिखाई तो हम उसकी जांच पड़ताल करने लगे जिसे तुम मिलान करना कहते थे। मैं उसके ढीले पन्नों को गोद से ठीक कर रही थी और तुम्हारी उतावली इतनी थी कि तुम सुबह तक भी इंतजार नहीं कर पाए। ब्रिजेट पूछती है, क्या उस समय गरीब होने में कोई खुशी नहीं थी?
क्या आज तुम्हारे साफ सुथरे काले कपड़े, जिन्हें तुम अब अमीर और नाजुक स्वभाव के हो जाने के बाद बहुत संभाल कर रखते हो, तुम्हें उतना भी सच्चा गर्व दे पाते हैं जितना उस पुराने घिसे हुए कोट को पहनकर तुम्हें मिला करता था? वह कहती है कि तुमने उस पुराने कोट को 4-5 हफ्ते ज्यादा पहना ताकि अपने मन को समझा जा सको कि तुमने 15-16 शिलिंग जैसी बड़ी रकम उस पुरानी किताब पर खर्च कर दी थी। उस समय वह रकम उन्हें बहुत बड़ी लगती थी। अगर तुम कोई भी किताब खरीद सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन ब्रिजेट कहती है कि उसे अब वैसी कोई सुंदर और पुरानी किताब घर लाते हुए दिखाई नहीं देती। अब हम इस ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। चार्ल्स लैम्ब का ओल्ड चाइना एक साधारण विषय पर लिखा गया असाधारण निबंध है। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य का सच्चा धन उसकी स्मृतियां, संबंध और संवेदनाएं है। पुराने चाइना बर्तन उस बीते समय के प्रतीक है जहां कम साधनों में भी जीवन पूर्ण और सार्थक था। यह निबंध आज के भौतिकवादी युग में भी हमें संतोष, सादगी और मानवीय मूल्यों की याद दिलाता है।